दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अमरोहा, और अमरोहा जिले का ही एक गांव लगता है डक्का। और डक्का गांव में 17 नवंबर 2025 के शाम के यहाँ पर हापुड़ से एक बारात आई थी। और उस बारात में आराम से तैयारी चल रही थी। लोग खाना खा रहे थे और लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कुछ जिम्मेदार लोग थे, वह आपस में एक दूसरे से इकट्ठा होकर आपस में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि चलो पहले निकाह पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, निकाह पढ़ाने की तैयारी भी कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो कुछ लोग थे वह कह रहे थे कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग थे वह कह रहे थे कि पहले हम ऐसा करते हैं कि निकाह पढ़ा देते हैं और उसके बाद हम आराम से तसल्ली से इत्मीनान से खाना भी खाएंगे और हम कुछ बातें भी बतलाएंगे। और फिर ये सब बातें चल रही थी। इसी बीच में एक 30 साल की लड़की होती है। वह लड़की गाजियाबाद के ट्रोनिका थाना क्षेत्र की पुलिस को वहां पर लेकर आती है। और यह जो लड़की है यह दूल्हे की तरफ चिल्लाते हुए, जोर जोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए ये उस दूल्हे को कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसने 6 साल तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरे मामा का ये लड़का है। और यह अब जब 6 साल ये मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और उसके बाद ये शादी किसी और से कर रहा है। जब यह पूरी बात पता चली तो इस पूरी बात के बाद यह जैसे कि बारात में एक हड़कंप सा मच जाता है और यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है। और फिर यहाँ पर जितने भी लोग थे आसपास के, चाहे वह बराती हो या मेहमान हो या घर के और अन्य मेंबर हो, वह सभी लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। जो लोग खाना खा रहे थे वह खाना भी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो लड़की है उसको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। लेकिन जो लड़की है वह कहती है कि मैंने इससे पहले ही कह दिया था कि अगर तुमने किसी और से निकाह किया तो मैं पुलिस लेकर आऊंगी और मैं हंगामा करूंगी। मैं तुम्हें निकाह किसी और के साथ किसी भी कीमत के ऊपर नहीं करने दूंगी। फिर यह बात है, ये जब ये बात फैलते फैलते जब ये बात दुल्हन तक पहुंचती है तो दुल्हन भी इस शादी से, इस निकाह करने से बिल्कुल साफ मना कर देती है। ये कहती है कि भला एक लड़की यहाँ तक दूल्हे के तक आकर हंगामा करती है तो इस बात में जरूर कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ही। और फिर दुल्हन है वह यहाँ से सीधे अपने घर चली जाती है। और घर जाने के ये जो दुल्हन है ये शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं किसी भी कीमत पर इस लड़की से शादी नहीं करूंगी। और फिर जो दूल्हा है इसको गाजियाबाद पुलिस है वह लेकर जाती है। और जो दुल्हन है जिसका दुल्हन का पिता होता है वह नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि सैद नगली के अंदर जाता है और वहां पर यह एफआईआर दर्ज करवाता है कि जो लड़के के घर वाले हैं, दूल्हे के घर वाले हैं, वह हमारे साथ बहुत ज्यादा बात है वह छिपाई है और उन्होंने हमारे साथ हमको बेवकूफ बनाया है। और वह कहता है कि जो दूल्हे के परिवार वाले हैं उसने हमारे साथ बहुत ज्यादा जाति की है, उनने हमारे साथ बहुत सी बातें छिपाई है, उन्हें हमारे साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली थी और यह बात है यह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत दिन भर बहुत तैरती रही और हर कोई व्यक्ति था वह इसी घटना के ऊपर चर्चा कर रहा था। और हर किसी के मोबाइल में सिर्फ यही खबर चल रही थी। यहाँ पर जो दूल्हा था वह नहीं चाहता था कि जो उसके परिवार की इज्जत थी वह तार तार ना हो और लेकिन जो इज्जत थी वह तो यहाँ पर तार तार हो चुकी थी। और आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ यह कहानी सुनकर, और जो कत्ल करने वाला, यहाँ से एक कत्ल की कहानी शुरू होती है और जो कत्ल करने वाला व्यक्ति है वह सोचता है कि मैंने तो वाकई में कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। लेकिन वास्तव में वाकई में वहां पर कोई सबूत पुलिस वालों को मिला भी नहीं था। लेकिन जो मरने वाला व्यक्ति है वह एक कागज के टुकड़े के ऊपर, पन्ने के ऊपर जो कातिल होता है उसका नाम उसने पहले ही लिख दिया था। और यहाँ से ही पुलिस को एक सुराग मिल जाता है जिससे कि जो कातिल है वह पकड़ा जाता है। और यह कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। और प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है। थाना है थरवई। और थरवई थाने क्षेत्र में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है लखरावा। और लखरावा गांव में ही
15 नवंबर 2025 की सुबह 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और खेतों की तरफ कुछ बच्चे थे और सुबह सुबह वह टहलने के लिए जा रहे थे और वहां पर नजदीक में जो कुत्ता था वह कुत्ता, और यहाँ पर दो कुत्ते होते हैं, उन लड़कों की नजर इन कुत्तों के ऊपर पड़ती है। यहाँ पर एक कुत्ता होता है, उसके नजर में तो जैसे कि इंसान का कान है मुंह के अंदर, और दूसरा कुत्ता है उसके मुंह के अंदर इंसान के बाल हैं और बाल वह लंबे थे, क्योंकि उन बालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बाल या तो किसी महिला के हैं या किसी लड़की के हैं। फिर इन बच्चों ने उन कुत्तों के मुंह में कान और बाल देखकर, यह बच्चे थे, यह आसपास देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ये बच्चे आसपास देखना शुरू करते हैं तो उन बच्चों को एक गड्ढा नजर आता है। ये बच्चे जैसे ही उस गड्ढे को देखते हैं तो उस गड्ढे में इन बच्चों को एक तो हाथ दिखाई देता है और एक सर दिखाई देता है, और यह देखने के बाद ये बच्चे यहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और उन बच्चों की चीख सुनकर आसपास के जो लोग थे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। देखते देखते यहाँ पर करीब हजारों की संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। जहां जहां तक ये बात फैली थी वहां वहां तक के आसपास के लोग थे वह इकट्ठा हो रहे थे और जान रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है। पुलिस है वह भी मौके पर आ जाती है। जो थाना प्रभारी होता है थरवई के संतोष कुमार पांडे, एसपी चंद्रपाल सिंह, और जो मौके पर पहुंच जाते हैं, और जो भारी पुलिस बल होता है वह भी साथ में पहुंच जाता है। यहाँ पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया जाता है। और आखिरकार जो कत्ल है ये किसका हुआ है, किसने किया है, और ये जो लड़की है ये कौन है, लड़की है क्या महिला है। देखते देखते यहाँ पर जो गांव के लोग थे वह बड़ी संख्या में इकट्ठे होते जाते हैं और पुलिस है वह इस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। जैसे ही पुलिस इस लाश को अपने कब्जे में लेती है, तमाम कोशिशों के बाद भी यह लाश किसकी है, यह कत्ल किसने किया था, लेकिन यह घंटों दर घंटे बीते जा रहे थे, लेकिन पुलिस को यहाँ पर शिनाख्त के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी। पुलिस को यहाँ पर पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल जाता है कि इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई है और किसी धारदार हथियार से इसके चेहरे और गले के बिगाड़ा गया है। और यहाँ पर पुलिस है वह अपने जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस यहाँ पर 3 टीमों का गठन कर देती है और यहाँ घटनाक्रम का सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। साथ ही जितने भी आसपास के थाने हैं वहां पर फार्माऊ फूलवई हो, थरवई हो, सोराम हो और नवागंज हो, होलागढ़ हो या मऊ हो, इन थानों में भी इसकी सूचना पहुंचा दी जाती है और पूरे प्रयागराज में इसकी सूचना पहुंचा दी जाती है कि लगभग ये लड़की है, इसकी उम्र 20 साल के आसपास है, 20 या 25 साल के आसपास की इस लड़की की उम्र बताई जाती है। और हमें ये लाश मिली है, लाश सड़ी हुई है और यह 2-3 दिन पुरानी लाश है। जहां भी कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट हो वह आकर हमसे संपर्क करे। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से जानकारी नहीं, कुछ भी जानकारी किसी को नहीं मिली। और फिर यहाँ पर दिन प्रतिदिन बीते जा रहे थे और फिर अचानक से एक कैंट थाना क्षेत्र लगता है, वहां पर एक परिवार आता है और वह परिवार आने के बाद पुलिस से संपर्क करता, वह कहता है कि साहब हमारी भतीजी है जिसका नाम साक्षी है और उम्र उसकी 17 साल है, 17 साल के आसपास है और वह कटरा में एक इंटर कॉलेज में है, इंटर कॉलेज में वह पढ़ती है और कक्षा 11 की वह छात्रा है और इसका मूल निवास वह सोराबा क्षेत्र में एक गांव लगता है। इसके पिता मुंबई में ड्राइवर की नौकरी करते हैं, साथ ही इसका एक भाई है और ये 3 बहनें हैं। और यह कुछ दिन पहले ही जहां पर यह रहती थी और ये जहाँ पर रहती थी अपने चाचा के पास, जो उसकी पत्नी है यानी कि इसकी चाची थी, वह बीमार रहती थी और उसकी देखभाल के लिए किसी बालक की जरूरत थी। इसीलिए साक्षी 3 साल पहले ही वहां पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक से 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास स्कूल को कहकर गई थी, लेकिन वह स्कूल पर पहुंच भी नहीं पाती है और न तो वो स्कूल पर पहुंची है और न ही वो घर पर वापस लौट कर आई है। और हमने उसकी तमाम कोशिशें कर ली है खोजने की और नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं
और हमने वहां पर भी एफआईआर दर्ज करवाई थी। और जब पुलिस है वह जैसे कि 17 साल की ये लड़की है और यह गायब हो गई है, गंभीरता से इस मामले को पुलिस नहीं लेती है। आखिरकार जैसे कि इस एज की जो लड़कियां हैं वह गायब हो जाती हैं, तो पुलिस को ऐसा ही लगता है कि ये लड़की या तो किसी के साथ भाग गई है या किसी के साथ इसने शादी कर ली है या अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। पुलिस ऐसा ही अंदाजा लगाती है और पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। और फिर पुलिस है यहाँ पर इस लड़की की जो डेड बॉडी मिली थी इसकी जो तमाम कोशिशें कर रही थी, यानी कि थरवई थाना क्षेत्र के लखाराव बगीचे के अंदर जो इस लड़की की लाश मिलती है और लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक देवरिया का गांव लगता है और कानपुर बनारस हाईवे के ऊपर लगता है। वहां पर इस लड़की का जो स्कूल का बैग था वह मिल जाता है और वहां पर किसी राहगीर ने इस बैग की सूचना दी थी और यह पुलिस है ये मौके पर पहुंच जाती है। जो इस लड़की का स्कूल में जो बैग था उसके अंदर आधार कार्ड मिल जाता है, जिसमें इसमें शीशा मिलता है और वहां पर इसका चेहरा देखता है। और जो पुलिस ने उसका बैग चेक किया तो उसके अंदर उसका आधार कार्ड मिल जाता है और एक शीशा मिलता है जिसमें वह चेहरा देखा करती थी और उसी में से एक सिंदूर की डिबिया मिलती है, साथ ही इसकी कॉपी किताबें मिलती हैं। और वहां पर जो पुलिस है वह देखने की कोशिश कर रही थी। जब पुलिस को यहाँ पर क्या पता चलता है कि 36 घंटे से ज्यादा समय बीत जाता है। आखिरकार पुलिस है वह इसके जो बैग की एक एक चीजें थी वह देखना शुरू कर देती है, बारीकी से देखना शुरू करती है। तो यहाँ पर मामला प्रेम प्रसंग का जुड़ा हुआ पाता है। और लेकिन ये प्रेम प्रसंग अब इस लड़की के घर वालों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये लड़की एक मोबाइल रखती थी और घर वालों का कहना था कि इसके पास एक फोन था, लेकिन उसके में सिम कार्ड नहीं थी उस फोन के अंदर और उसका जो फोन था वह घर के वाईफाई से कनेक्ट था। पुलिस को इस फोन से भी कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिलते हैं और आखिरकार पुलिस है वह इस तमाम कोशिशों के बाद जो आखिरकार पुलिस के काबिल अफसर थे वह इस जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। आखिरकार इस लड़की के जो बैग में किताबें थी उन किताबों के कॉपियों के जो कॉपी थी उनके एक एक पन्ने को वो बड़े ही गौर से देखा जाता है और पलटा जाता है। तभी वह 14वें पेज को पलटे जाते हैं तो वहां पर 14वें पेज में एक नाम होता था, एक नाम सामने आता है जिसमें नाम होता है दीपक, बहुत ही छोटे से महीने में। और यह जो दीपक नाम था ये बहुत ही छोटे से महीन से अक्षरों में लिखा जाता है। और फिर जो लड़की के घर वाले हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आप किसी दीपक नाम के लड़के को जानते हो क्या, और क्या पता इसके कोई क्लास में पढ़ता हो। जब स्कूल में इसका पता किया जाता है कि स्कूल के बच्चों से पूछा जाता है कि आप किसी दीपक नाम के लड़के को जानते हो क्या, तो सबसे एक ही जवाब मिलता है कि हम किसी दीपक नाम के लड़के को नहीं जानते। फिर पुलिस की यहाँ से एक बार फिर से उम्मीद टूट गई। पुलिस फिर से उस जो बुक थी, जो कॉपी थी, उसके पेजों को फिर से पलटना शुरू कर देती है और आखिरकार 16 नंबर जो पेज होता है उसके ऊपर महीन अक्षरों में जो मोबाइल नंबर थे वह लिखे हुए मिल जाते हैं और पुलिस के यहाँ से ही एक उम्मीद की किरण है वह जग जाती है। फिर पुलिस है वह इन नंबरों के सर्वेलेंस पे डाल देती है और उसको ट्रैकिंग पे लगा देती है। जैसे ही इसको और जिन नंबरों पर कॉल करने की कोशिश करते तो ये नंबर है ये बंद आ रहे थे, लेकिन पुलिस जिस इलाके में लास्ट आ रही थी और जिस इलाके में पुलिस घूम रही थी उसी इलाके में जो नंबर थे यह घूम रहे थे और पुलिस थी वह इस इलाके में। आखिरकार पुलिस इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी हर्षवर्धन सिंह यादव और उर्फ दीपक कुमार, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है, उसने इस पुलिस की जानकारी जो जुटाई। तो इसमें पुलिस ने ये जो हर्षवर्धन होता है इसके नाम के ऊपर ये जो नंबर थे रजिस्टर्ड थे। फिर पुलिस है वह इस दीपक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है तो इससे पता चलता है कि 2018 में जो दीपक था यह सेना में भर्ती हुआ था और जम्मू और कश्मीर में इसकी पहली पोस्टिंग थी। अप्रैल 2025 में यह पटियाला में उसका ट्रांसफर हो जाता है और वहां पर यह इंस्टाग्राम पर एक लड़की होती है, यानी कि उसके संपर्क में आ जाता है। यह थरवई थाने के ही थरवई के पास में एक जगह लगती है, वहां का यह रहने वाला होता है और वहां पर यह आखिरकार जो पुलिस की घेराबंदी की जाती है। फिर आखिरकार पुलिस है यह दीपक को अरेस्ट कर लेती है। दीपक को अरेस्ट करने के बाद इससे पूछताछ की जाती है। जब पुलिस दीपक से पूछताछ करती है तो दीपक वह पुलिस के सामने कुछ देर तो इधर उधर की बातें घुमाता है, लेकिन वह पुलिस के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है।
फिर ये जो लड़का दीपक है ये बताता है कि जब फिर मैं यहाँ पर एक दिन जो इंस्टाग्राम में चला रहा था और इंस्टाग्राम के जो वीडियो थे वह स्क्रॉल करते करते वह मेरे को एक लड़की का वीडियो और फोटो दिखाई दिया। जैसे ही मैंने उस लड़की से संपर्क साधने की कोशिश की तो मुझे पता चलता है कि वह लड़की भी प्रयागराज जिले की रहने वाली है। तभी मैंने उस लड़की से दोस्ती बढ़ाई। दोस्ती बनाने के बाद मैं हम दोनों की बातचीत का जो सिलसिला वह आगे बढ़ जाता है। जब उस लड़की ने अपना गांव के बारे में बताया तो मैं भी वहाँ उसके पास का ही रहने वाला हूँ। कहा कि दोस्ती गहरी हो जाती है, चैटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर फिर वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है। जून 2025 में हमारी पहली बार हम एक साथ मिलते हैं और यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात पहली बार होती है। फिर यहाँ पर जैसे वह छुट्टी आता था, एक बार नहीं उनने उसके कई बार दोनों ने आपस में एक साथ टाइम स्पेंड किया था। लेकिन जो लड़की थी वह सचमुच में ही इस लड़के के साथ, दीपक के साथ मोहब्बत कर चुकी थी, इसके साथ अपना फूल खिला चुकी थी। लेकिन जो ये फौजी था, यह जो लड़का दीपक था, यह इसके साथ जैसे कि प्यार नहीं करता था, मोहब्बत नहीं करता था, यह इसके साथ सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा था। फिर नवंबर 2025 में प्रथम सप्ताह में फौजी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड कर दी और कहता है कि यह हमारी आपकी भाभी है। और फिर ये जो वीडियो है, ये जो फोटो अपलोड की थी इसने अपनी बीवी की, उसने जो साक्षी है ये देख लेती रही। इसको बहुत गुस्सा आता है और ये कहती है कि तुमने वीडियो कॉलिंग मेरे से की, बात मेरे से की, चैटिंग मेरे से कर रहा है, प्यार तू मुझसे कर रहा है, शादी तू किसी और से कर रहा है, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो फिर ये जो लड़का फौजी ये बोलता है कि हाँ, मेरी 30 नवंबर 2025 को सोराब का एक क्षेत्र लगता है, वहां का एक गांव है और वहीं पर मेरी बारात जानी है। लड़की ये साफ साफ कहना शुरू कर देती है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है और अगर तुम्हें ये शादी की तो मैं वहां पर आ जाऊंगी, तुम्हारी बारात में आऊंगी और तुम्हारी शादी तोड़ दूंगी। और फिर ये जो लड़का है यह आखिरकार 8 नवंबर 2025 को ये घर पर छुट्टी लेकर आया था क्योंकि इसे तो शादी करनी थी। फिर यह इस लड़की को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था चैटिंग के ऊपर, लेकिन जो लड़की थी इसने तो एक ही रट लगा रखी थी कि मुझे तो शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे ही करनी है। और फिर आखिरकार इस फौजी ने एक दिमाग लगाया, इसने एक चाकू की व्यवस्था की और फिर इसने इस लड़की से इंस्टाग्राम के ऊपर इस लड़की से चैट किया और इसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। 10 नवंबर 2025 को यह कहता है और यह आखिरकार एक बाल संबंध चौराहा लगता है, वहां पर इस लड़की को बुलाता है मिलने के लिए। और ये लड़की ठीक वैसे ही जाती है जैसे रोज की तरह स्कूल में जाती है, तैयार होकर यह जाती है और घर से निकल जाती है। और वहां पर जो लड़का होता है इसका प्रेमी, यह इसकी मोटरसाइकिल पर लेकर खड़ा हुआ होता है, यह इसका इंतजार करता है। और ये फिर आजाद पार्क में पहुंच जाते हैं। इनने 2 टिकट लेते हैं, दोनों टिकट लेने के बाद ये करीब 5 घंटे तक यहाँ पर बैठते हैं। और बैठते हैं तो फौजी लड़का है ये इस लड़की को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि देखो, और ये कहता है कि तुम्हारी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है और तुम मेरे से उम्र में भी छोटी हो। ये जो फौजी है ये इस लड़की को 5 घंटे तक समझाने के बावजूद भी इस लड़की ने एक ही रट पकड़ रखी थी कि मुझे तो शादी करनी है तो सिर्फ तुम्ही से करनी है। फिर आखिरकार उसके बाद ये भारद्वाज आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद लगभग और फिर वहां पर भी यह लगभग 2.5 घंटे तक यही समझाया जाता है। और ये जो लड़की ये नहीं मानती है, लड़की कहती है कि देखो मैं सिंदूर की डिबिया भी लेकर आई हूँ और मुझे शादी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हूँ और मुझे शादी तो तुमसे ही करनी है। आखिरकार ये लड़का कहता है कि चलो ठीक है, करते हैं, कुछ करते हैं। तो यह सोवियत बाकी से होते हुए ये शास्त्री पुल अंधवा और अंधवा से ये सहसो से थरवा की तरफ जाता है। कहता है कि चलो मैं पहले तुम्हें अपने माँ पापा से मुलाकात करवाता हूँ और वहीं पास में ही गांव में एक मंदिर है, वहां पर हम शादी करेंगे। और जैसे ही उसका गांव आने वाला होता है, गांव आता है, तो यह कुसुगर से यह 700 किलोमीटर दूर पहले रुक जाता है। और ये दिखाता है कि देखो, यह उस लड़की को मंदिर दिखाता है कि और फिर वहां पर यह इस लड़की को लेकर जाता है और इस बगीचे में इस लड़की को लेकर जाता है। यह मौका पाते ही इस लड़की की चुन्नी से इसका जो गला है वह दबाता है। जैसे ये लड़की बेहोश की हालत में हो जाती है तो यह चाकू से इस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। इसका चेहरा, गर्दन और जहां पर इस लड़की के चेहरे को ऊपर, इसकी गर्दन के ऊपर और जहां जहां पर इसके जो कपड़े थे, पैर थे, उनको बांध देता है।
और फिर इसी लड़की के कपड़े से इसे ऐसा हो जाता है कि ये लड़की अब मर चुकी है। फिर इसी लड़की के जो कपड़े थे उनसे इस लड़की का जो पैर थे वह बांध देता है और यह उस मंदिर के अंदर जाता है और उसे पता होता है कि इस मंदिर में फावड़ा मिलेगा। यह फावड़ा लेता है, फावड़ा लेकर यह उसी बगीचे में आता है और इस लड़की को दफन कर देता है उस बगीचे के अंदर। और इसे ऐसा लगता था कि जैसे कि पुलिस को क्या पता चलेगा, हमने तो इंस्टाग्राम से संपर्क किया था और पुलिस को कहाँ पता चलेगा। फिर यहाँ पर यह इस लड़की को दफन करने के बाद ये 10 तारीख को कत्ल करने के बाद ये 11 तारीख को भी यह रात को 11 बजे यहाँ पर पहुंचता था। 12 तारीख को भी ये पहुंचा था, 13 को भी पहुंचा था, 14 को भी पहुंचा था। रोज ये वहां पर पहुंचता था, देखता कि लाश है वह अपनी जगह ठीक थी। लेकिन यह जब 15 को पहुंचा था तो वहां पर पहले ही पुलिस पहुंच जाती है। हजारों लोगों के जमघट लगा हुआ था। अपनी आंखों से देखकर यह सब कुछ पुलिस की कार्रवाई होते हुए देख रहा था और यह कभी भी नहीं पकड़ा जाता अगर उस लड़की का जो मोबाइल था वह भी स्विच ऑफ हो गया था। और फिर उसका जो फोन था वह स्विच ऑफ कर लेता है। और आखिरकार जो उसने जो बैग था उसे नहीं पता था कि उसने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा था, लेकिन जो उसने जो बैग हाईवे के पास फेंका था उस बैग के अंदर नोट कॉपी थी। उस कॉपी के अंदर ही एक उसका नाम मिल जाता है, उसके मोबाइल नंबर मिल जाते हैं। पुलिस आखिरकार इस जो फौजी है इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल में भेज देती है। आखिरकार अब जो ये फौजी है इसकी शादी तो शायद कभी होगी ही नहीं। शायद ये फौजी उस लड़की के माता पिता को ये बात बता देता और जो उसकी जिस अपने चाचा के साथ रहती थी वहां पर जाकर उसके चाचा को या उसकी चाची को बता देता तो शायद इस फौजी की जितनी छीछार लेकर शायद आज इतने समाज में इसकी बदनामी हुई है, उस फौज में उसकी बदनामी हुई है और कहाँ पूरे समाज में इसकी पूरी तरह से बदनामी हो चुकी है, तो शायद ये नहीं होती। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।